नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। लखीमपुर हिंसा को लेकर हुड्डा ने कहा कि लखीमपुर में किसानों को बेरहमी से रौंदा गया। लखीमपुर हिंसा की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है। वही तो निंदनीय है ही, जिस प्रकार से जो बेकसूर किसानों को रौंदा गया, तो इससे ज़्यादा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती है। और जैसा जांच कराई जाएगी जो कहा है, जांच फेयर जांच का कैसे हो सकती है? अगर उस महकमे के मंत्री हों तो और पुलिस वाले कैसे फेयर करेंगे? तो इनका जो है, जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती, जो केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं अहमदाबाद में 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। गोविंद कांडा ने अहमदाबाद हल्के के कई गांव का दौरा किया। अहमदाबाद के गांव माधो सिंघाना में गोविंद कांडा ने जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। जहां एक तरफ अहमदाबाद हल्के के कई गांव में गोविंद कांडा का विरोध देखने को मिला, वहीं माधो सिंघाना गांव में गोविंद कांडा का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया, लेकिन कहीं पर भी विकास नहीं किया। कांग्रेस सरकार के 70 साल बनाम बीजेपी सरकार के 7 साल के काम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद हल्के में पिछले 7 सालों में बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड विकास करवाए हैं, जिसकी बदौलत अहमदाबाद की जनता भाजपा जजपा गठबंधन को वोट देगी। देख रहे हैं कि जनता में कितना उत्साह है और कितनी भावुक है। अब की बार ये जनता, इलाहाबाद की जनता ये चाहती है कि हम जो 70 साल से एक ही घर में हैं, इनसे छुटकारा पाएं और इलाहाबाद का विकास कराएं। और सारी पूरे इलाहाबाद हल्के की जनता का अब की बार साथ मेरे साथ है और एक इलाहाबाद में बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। आप कहते 70 साल और बनाम 7 साल फिर 3 नहीं, साल के लिए बिल्कुल जो 70 साल में काम नहीं हुए, जितने पैसे नहीं लगे, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ 7 साल में लगाए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, वो 70 साल और 7 साल उनसे ज़्यादा पैसे अब लगेंगे यहाँ पे 3 साल के अंदर अंदर। देखना विकास कैसे होगा। क्या मानते हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सेम की समस्या है? सेम की समस्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म कर दी। तकरीबन 98 करोड़ रुपए से काम शुरू हो गया है और उस पर काम भी चालू हो गया है। और सबसे बड़ी जो एक समस्या थी टेल के पानी की, वो भी कल धरना समाप्त करके ख़त्म कर दी है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ अब ये इलाहाबाद विकास की ओर जा रहा है। सरकार इनको सबको साझा होना चाहिए। सरकार में जो सरकार का अंदर साझा होंगे तो और बहुत विकास होगा। किससे टक्कर मानते हैं? कोई वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जागरूकता के दावों के बावजूद पराली में आग लगाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगती दिख रही है, क्योंकि सैटेलाइट से 49 मामलों की पहचान हुई थी, लेकिन महज 10 किसानों को जुर्माना किया गया है। कृषि उपनिदेशक प्रदीप इस बारे में कहते हैं कि सैटेलाइट से 49 मामलों की रिपोर्टिंग हुई थी, मगर फानों में आग लगाने पर 10 किसानों को जुर्माना किया गया, क्योंकि मौके पर 10 जगह आग लगी मिली। अलबत्ता उन्हें अपील है कि फानों में आग नहीं लगाएं, बल्कि पराली प्रबंध करें। सरकार भी 1000 रुपये सब्सिडी दे रही है। विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में लगभग 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई थी। अभी तक 50% फसल कट चुकी है। सैटेलाइट से जो 49 मामले मिले थे, उनमें से मौके पर 10 जगह आग मिली, तो उन किसानों को जुर्माना किया गया है। जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 1,10,000 हेक्टेयर पर धान की खेती होती है और अभी तक 50% एरिया में हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अभी तक जो हरसेक है, जिससे सैटेलाइट का डेटा डेली यहाँ ज़िले में आता है, उन्होंने 49 केसेस रिपोर्ट किए हैं। वो हमने मौके पे जाके उनकी छानबीन की है, तो 10 ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ मौके पे आग मिली है और उनसे हमने इन्वायरमेंट कंपनसेशन चार्जेस रिकवर किया है। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर कई जगहों पर किसानों ने हंगामा किया। रेवाड़ी और कोसली में खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। खाद की लगातार हो रही किल्लत से किसानों का पारा बढ़ा दिखाई दिया। कोसली में पहले एक किसान को एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे खाद मिल रहा था, लेकिन अब इनकी संख्या 2 कर दी गई है और उसके लिए भी 3-3 दिन तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है।
करनाल की अनाज मंडी में किसान धान से भरी ट्रॉली लेकर मंडी पहुंचे, जिसके बाद वहां पर जाम लग गया। मंडी के अंदर और बाहर दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा लगा है। किसानों को मंडी में जाने के लिए 8 से 10 घंटे के बाद एंट्री मिल रही है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन गई। तमाम अनाज मंडियां आज पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। हम इस समय खड़े हैं नेशनल हाईवे पर और ये रास्ता जो है करनाल अनाज मंडी को जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी यहाँ से जो ट्रैक्टर ट्रालियों की कतारें हैं वो लगी हुई हैं। बीती देर रात से किसान जो है अपनी फसल मंडी लेकर आना शुरू हुए थे, लेकिन अभी तक वो मंडी में दाखिल नहीं हुए हैं। यहाँ अनाज मंडी के गेट से लेकर करीब 5 किलोमीटर लंबा ये जाम है जो ट्रैक्टर ट्रालियों का है। आप देख सकते हैं कि फसल इनमें भरी हुई है, लेकिन ये किसान जो है मंडियों में नहीं पहुंच पा रहे। ऐसी क्या व्यवस्था चरमराई है कि जो इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो कब अपनी फसल लेके आए थे और अभी क्या वो कामयाब हुए हैं मंडी तक पहुँचने के लिए। क्या नाम जी आपका? रणधीर जी, कहाँ से आए आप? बड़े गांव से। कब आए थे फसल लेके? हम आए जी 3 बजे सुबह। अब क्या समय हुआ है? अब तो 4:30-5। तो अभी तक मंडी नहीं, अभी तो कितना टाइम लगेगा जी। अभी तो जी रोड पर खड़े हैं। अच्छा, क्या वजह है इतना जाम कैसे है? 4 बजे चौक पर थे। वजह तो यही है कि ट्राली चलाई नहीं रहे, ना ही वो वहाँ कॉल कर रहे कांडे पे, वो नहीं चले। अरे ना डबल ड्यूटी लगाने 3 रात चलना चाहिए था इतनी पब्लिक। कल पूरा दिन बंद रखे, परसों की जीरी कट्टी पड़ी, बताओ हमारी। आपका क्या नाम है जी? बंसीलाल। तो बंसीलाल जी, कहाँ तक लाइनें लगी हुई हैं? ये देवीलाल चौक तक लगी हुई है जी। अच्छा, अब तो ITI चौक तक बाहर लगी है। पूरा इतना पहले कभी ऐसी स्थिति दिखी नहीं हमने। नहीं। तो क्या वजह है, कहाँ कमी है? कमी तो कल पंचायत ने मंडी बंद रखी जी। हाँ। तो अब हमने कल की फसल कटवा रखी है। हम सुबह 4 बजे के चले हुए हैं। हाँ। अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा। 12 घंटे में। हाँ, और ये खड़े हम। देखिए, ये किसान है जो अपनी फसल लेकर मंडी जाना चाहते हैं, लेकिन बीते 12 घंटे से लगातार ये अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ मौजूद है। इन्हें अंदर दाखिल होने का रास्ता नहीं मिला, या ये कहें कि ये अभी तक मंडी के गेट तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि पूरी तरह से जाम की स्थिति आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां यहाँ पर खड़ी हैं। नेशनल हाईवे के सर्विस रोड का ये पूरा नज़ारा है, किस तरह से हजारों की संख्या में ये ट्रैक्टर ट्रालियां मौजूद हैं और किसान हैं यहाँ पर बेबस है जो अपनी फसल लेकर आए थे कि कहीं उनको रास्ता मिले, कैसे वो अंदर दाखिल हो सके। एक विडंबना और ये भी है कि 8 बजे जो है पोर्टल बंद हो जाएगा, उसके बाद इन किसानों को अपनी रात जो है वो सड़कों पर काटनी पड़ सकती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने नए बस स्टैंड पर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों का यह कहना है कि बीते साल सरकार और कर्मचारियों के बीच कई मांगों को लेकर के सहमति बनी थी, लेकिन मांगे मानने के बाद भी आदेश जारी नहीं किए गए और इसी के चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती चली गई और कर्मचारी पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इसी से जुड़ी आप ये अलग अलग तस्वीरें भी देख रहे हैं, बल्लभगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, अंबाला, फतेहाबाद। और साथ ही आपको बताएं कि आप कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि वो नाराज हैं और जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यहां पर अपनी बातें रखी गई और उन्होंने कहा कि मांगों को जब तक नहीं माना जाता है तब तक इसी तरीके से विरोध जारी रहेगा। वहीं रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एलएलबी की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर इंसो छात्र संगठन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़ दिया और इस दौरान छात्र नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी झड़प भी हुई, जिसमें कुछ छात्रों को हल्की चोटें भी आई हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने एलएलबी की सिर्फ 20 सीटें बढ़ाई, जो कि विद्यार्थियों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अभी भी लगभग 100 से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ये यूनिवर्सिटी दक्षिण हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसकी सीटें 180 से घटाकर 60 कर दी गई थीं, जो कि पहले ही इलाके के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव का काम था।
प्रशासन से आप लोगों की बातचीत हुई? हाँ, यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? कि हम 80 सीटों से आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक। ये इनसो ने जो सीटें बढ़ाने के लेकर एलएलबी डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रदर्शन किया, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है। सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस वालों को आगे करने का काम कर रही है। विद्यार्थियों के साथ धक्का मुक्की करी जा रही है। उनको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वाइस चांसलर ब्लॉक के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा। मैं प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये विद्यार्थी आतंकवादी, क्या ये गलत काम कर रहे हैं? ये विद्यार्थी अपने हकों के लिए आज लड़ने का काम कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की इकलौती यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 180 सीटें थी, लेकिन अब कटाकर वो सीटें 60 कर दी। फिर भी इन्हें थोड़ा बहुत हमने स्ट्राइक करी तो इन लोगों ने सिर्फ 20 सीटें बढ़ाने का काम करा। 20 सीटें बढ़ाना ऊंट के मुंह में जीरे जैसा काम है। वहीं हरेरा गुरुग्राम ने M3M प्राइवेट लिमिटेड पर गैर पंजीकृत प्रोजेक्ट का विज्ञापन देने और बुकिंग करने पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसके साथ ही सेक्टर 61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपाशा रियल कॉल पर भी 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी को कई बार नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया। हरेरा विभाग के अनुसार M3M को बार बार निर्देशों के बावजूद अपनी अपंजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापन के लिए अवहेलना में शामिल पाया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए अथॉरिटी ने M3M पर उनके सेक्टर 89 स्थित प्रोजेक्ट सिटी ऑफ ड्रीम्स नामक परियोजना में बुटीक फ्लोर्स के विज्ञापन के लिए 2.5 करोड़ रुपए और सेक्टर 61 स्थित एक अन्य परियोजना स्मार्ट वर्ल्ड फ्लोर्स के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सेक्टर 61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपोशा रियलकॉन प्राइवेट पर, जो कि स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भागीदार है, इस पर भी 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में यदि आप गुरुग्राम में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर निवेश कर रहे हैं तो जरा संभल के, क्योंकि गुरुग्राम में कई ऐसे भी बिल्डर हैं जो कि लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर देते हैं। उनकी जीवन भर की पूंजी निवेश करवा के कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी होती है। ऐसा ही एक हम मामले की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में M3M बिल्डर के द्वारा सेक्टर 89 में, गुरुग्राम का ये सेक्टर 89 है, जहां M3M बिल्डर के द्वारा सिटी ऑफ ड्रीम जो है, यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सिटी ऑफ ड्रीम की अगर बात की जाए, यानी सपनों का शहर जिसे कहा जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी अभी तक बिल्डर के पास पूरी तरीके से हरेरा से अनुमति नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए तो हरियाणा में किसी भी प्रोजेक्ट में अगर जब शुरुआत की जाती है तो उससे पहले हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी हरेरा की उस प्रोजेक्ट से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर M3M बिल्डर की बात की जाए, सिटी ऑफ ड्रीम में यहाँ ब्यूटिक फ्लोर बनाए जा रहे हैं जो कि बिना किसी अनुमति के यहाँ पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बाकायदा उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया जा रहा है और यहाँ इसकी किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। यहाँ तक कि आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बिल्डर के द्वारा अपने प्रोजेक्ट के बाहर इस तरीके के टेंट लगा करके यहाँ पर एजेंट के माध्यम से यहाँ पर बुकिंगें ली जाती हैं, उसका विज्ञापन भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी अभी तक हरेरा से किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। बाकायदा इसी तरीके के टेंट आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से टेंट लगा करके इन प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर विज्ञापन तो इन प्रोजेक्ट का किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके की अभी तक अनुमति हरेरा से नहीं ली गई है, जिसके चलते हरेरा के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी बिल्डर के ऊपर जो है लगाया गया है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है बिल्डर के ऊपर लगाया गया, क्योंकि इनके पास किसी तरीके की अभी अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके इस प्रोजेक्ट पर इसका विज्ञापन जो है बिल्डर के द्वारा दिया गया था। हालांकि कुछ एजेंट्स के माध्यम से विज्ञापन दिया गया था। और ना सिर्फ यहाँ की अगर बात की जाए, बल्कि इसके अलावा 89 के अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 61 और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जहाँ बिल्डर के द्वारा इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हरेरा के द्वारा यहाँ पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और इसको लेकर के आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित CTC मॉल में ब्यूटी जोन स्पा के बाहर हंगामा देखने को मिला। 3 लड़कियों ने 2 नाबालिग लड़कों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्र मॉल में घूमने के लिए गए, तभी मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियों ने मामूली कहासुनी के चलते दोनों लड़कों पर जमकर लाठी डंडे चलाए। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है।
हमें सूचना मिली थी 1 बजे करीब, अभी वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। उस सूचना पर वहाँ मॉल में गए थे हम, सिल्वर सिटी मॉल में। तो पता चला वहाँ लड़की और लड़कियों का झगड़ा हुआ है, जो नाबालिग हैं बच्चे, 2 नाबालिग बच्चे हैं और सपा की 3 लड़कियाँ वो दिखाई दे रही हैं वीडियो में, जिनको यहाँ लाया, जिनसे पूछा। दोनों ने पूछताछ के बाद दोनों पक्ष अभी दरखास्त देने के लिए एग्री नहीं है। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, ये क्या कुछ पता बस जी, ये कोई निकलते टाइम कोई कमेंट्स पास हुए हो या तो इस तरह का हो। अच्छा, अभी क्लियर नहीं हुआ? अभी क्लियर नहीं बताया। सर, ये जो मसाज पार्लर चल रहे हैं, ये परमिशन से चल रहे हैं, क्या है इनका, कैसे चल रहे हैं? देखो, मुझे इतना नहीं, बाकी एक परमिशन उन्होंने दिखाई है हमें, श्रम विभाग की, और वो अभी 4 अक्टूबर को इन्होंने रिन्यू कराया। बाकी जांच में पता लगेगा। झज्जर जिले के गांव छारा के पहलवान मटरू की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है और पुलिस की अभी तक कार्रवाई से असंतुष्ट ग्रामीणों ने झज्जर पहुंचकर एडीजीपी संदीप खिरवार से मुलाकात की। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और इस दौरान एडीजीपी ने ग्रामीणों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। एडीजीपी ने कहा कि इस केस में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। काफी इस जुल्म से काफी घबराया हुआ है और गांव हमारा हरियाणा में बहुत ही वरिष्ठ, बड़ा और ठंडा अच्छा गांव है और यहाँ से शुरुआत हुई है पाप की। इसको, इस बुराई को यहीं का यहीं दबा दिया जाए, ये आपसे हाथ जोड़वा करना पड़े। ये आरोपियों को लेकर हमने सारा गांव था और वहाँ 11 आदमी गए थे, 11 से ज़्यादा हो गए थे अंदर। तो हमने सारे अपने जो पिछली हमें दिक्कत थी वो अपनी जी साहब को बताई, तो उन्होंने साहब ने बड़े ध्यान से सुनी और सबका हमारा एक एक बात का उन्होंने जवाब दिया। तो उनकी बातों से हम संतुष्ट हो गए और ये भी हमने कह दिया, अगर हम या तो हम संतुष्ट हो गए, नहीं संतुष्ट हुए तो हम आपको शिकायत कराएंगे और हमारे केस को आप यहाँ से बदल देना। तो उन्होंने ये पूरा विश्वास दिवा दिया कि भाई ऐसा भी हो जाएगा। अब जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई दूसरा रोहतक से भी, हाँ रोहतक से वो चलाएंगे। इस हाल में हम संतुष्ट, अगर नहीं संतुष्ट हुए तो हम फिर यो काम कर जाएंगे। नहीं, सोनीपत वाले। वहीं सोनीपत के रोहट गांव में बच्चों को लेकर हुए झगड़े में 2 परिवारों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और उसके बाद मौके पर महिला रामकौर की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति भी घायल बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और डीजल के दाम 34 से 37 पैसे तो वहीं डीजल के दाम 31 से 35 पैसे बढ़े हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर तक पहुंच चुकी है। रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104 रुपए 79 पैसे जबकि डीजल का दाम 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 105 रुपए 43 पैसे जबकि डीजल का दाम 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।